चलिए, आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के एक ऐसे दौर में चलते हैं जो लगभग 1200 साल लंबा था। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का समय। ये अविश्वसनीय बदलावों का दौर था। हड़प्पा सभ्यता के बाद यहाँ नए नए साम्राज्य, शहर और राज्य उभर रहे थे। लेकिन जानते हैं, उनकी कहानी सदियों तक एक गहरा राज बनी रही, जो बस खामोश पत्थरों में छिपी हुई थी। जरा इस प्राचीन शिलालेख को देखिए। सदियों तक इन पर लिखी बातें एक अनसुलझी पहेली की तरह थीं। किसी को नहीं पता था कि इन पर लिखा क्या है, जिससे इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानो अंधेरे में ही डूबा रहा। आखिर ये पत्थर कौन से राज छिपाए हुए थे? उस दौर में नए राज्य और शहर तो बन रहे थे, लेकिन उनकी पूरी की पूरी कहानी इन भूली बिसरी लिखावटों में कैद थी। इतिहासकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी, इन खामोश पत्थरों से उनकी कहानी कैसे बुलवाई जाए। और फिर 19वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहास के इस बंद दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया। तो चलिए उस शख्स से मिलते हैं जिसने इस पहेली को सुलझाया, जेम्स प्रिंसेप। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के इस अधिकारी ने वो कर दिखाया जो सदियों से नामुमकिन लगता था। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी, इन दो प्राचीन लिपियों को पढ़ लिया, और इसी के साथ भारत के भूले हुए अतीत का एक नया पन्ना खुल गया। प्रिंसेप का ये जो काम है, इसे अभिलेख शास्त्र कहते हैं, यानी शिलालेखों की पढ़ाई। और सच कहूं तो ये किसी जासूसी के काम से कम नहीं था, जहां हर अक्षर, हर निशान एक सुराग था जो हमें अतीत के और करीब लेकर जा रहा था। और फिर वो पल आया जब सारी कड़ियां जुड़ गईं। प्रिंसेप ने देखा कि शिलालेखों में बार बार पियद्दसी नाम आ रहा था, जिसका मतलब था देखने में प्रिया। दूसरी तरफ बौद्ध ग्रंथों में अशोक नाम के एक महान राजा का जिक्र था। प्रिंसेप ने इन दोनों को जोड़ा और एक क्रांतिकारी खोज की। ये पियद्दसी कोई और नहीं बल्कि राजा अशोक ही थे। इस एक खोज ने न सिर्फ एक रहस्यमय राजा की पहचान दुनिया को बताई, बल्कि उसके विशाल साम्राज्य और पूरी दुनिया के लिए उसके एक अनोखे संदेश का भी खुलासा किया। जरा इस नक्शे को देखिए, ये दिखाता है कि अशोक का मौर्य साम्राज्य कितना विशाल था। अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ, हर जगह उनके संदेश पत्थरों पर खुदे हुए मिले। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र था जो एक विचार से जुड़ा हुआ था। अशोक की सबसे खास बात ये थी कि वे पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने पत्थरों पर लिखवाकर सीधे अपनी प्रजा से बात की। और उनका संदेश लड़ाई या जीत का नहीं था, बल्कि धम्म का था, यानी एक नैतिक और अच्छा जीवन जीने का तरीका। कहते हैं कि ये बदलाव कलिंग युद्ध की तबाही देखने के बाद आया, जिसने उन्हें जीत के बजाय शांति का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो अशोक का धम्म था क्या? ये बहुत ही सरल और सबके लिए था। इसमें बड़ों का सम्मान करना, सभी धर्मों का आदर करना, नौकरों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना और ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाने जैसी बातें शामिल थी। यह शांति और सद्भाव का एक पैगाम था। ये देखिए, अशोक के शासनकाल का सबसे मशहूर प्रतीक सिंह शीर्ष, और ये आज भी उतना ही अहम है, क्योंकि यही तो आज़ाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये उस महान विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए है। मौर्य साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो सिर्फ 150 साल तक ही चला। उसके पतन के बाद भारत की राजनीतिक तस्वीर एक बार फिर से बदल गई और कई नए राज्यों का जन्म हुआ। तो मौर्यों के जाने के बाद भारत का राजनीतिक नक्शा ही बदल गया। दक्षिण में चोल, चेर और पांडे जैसे ताकतवर राज्य उभरे, तो वहीं उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया से आए कुषाणों ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया। अब जरा इन सिक्कों और मूर्तियों को देखिए। कुषाण राजाओं का अपनी ताकत दिखाने का तरीका अशोक से बिल्कुल अलग था। वो खुद को इंसानों से ऊपर, लगभग देवताओं जैसा दिखाते थे। उन्होंने देवपुत्र जैसी उपाधियां अपनाई, जिसका मतलब था देवता का बेटा। ऐसा माना जाता है कि यह आइडिया शायद चीन के सम्राटों से लिया गया था, जो खुद को स्वर्गपुत्र कहते थे। ये राजा होने का एक बिल्कुल ही नया अंदाज था। अच्छा, ये तो हुई राजाओं और सम्राटों की बातें, लेकिन उनकी प्रजा का क्या? आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब कहानी का रुख शासकों से आम जनता की ओर मोड़ते हैं। जब ये बड़े बड़े साम्राज्य बन और बिगड़ रहे थे, उस वक्त एक आम किसान या गांव में रहने वाले की जिंदगी में आखिर चल क्या रहा था? एक पुरानी कहानी है, गणतेंदु जातक, जो हमें इसकी एक झलक देती है। इसमें प्रजा शिकायत करती है कि रात में डाकुओं का डर है,
तो दिन में टैक्स लेने वाले अधिकारियों का। इस तनाव की वजह से लोग कई बार अपने गांव छोड़कर जंगलों में भाग जाते थे। इसी बीच बढ़ती आबादी का पेट भरने और टैक्स की मांग पूरी करने के लिए खेती में एक क्रांति आ रही थी। लोहे के फाल वाले हल का इस्तेमाल बढ़ने लगा, धान की रोपाई की नई तकनीक आ गई और सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और नहरें बनाई गईं। इन सब से पैदावार में जबरदस्त उछाल आया। लेकिन खेती से जो फायदा हो रहा था वो सबको बराबर नहीं मिल रहा था। गांव का समाज बंट रहा था। एक तरफ वो मजदूर थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, तो दूसरी तरफ छोटे किसान और बहुत बड़े बड़े जमींदार थे। इस बंटवारे ने समाज में एक असंतुलन पैदा कर दिया। खेती से जो अतिरिक्त अनाज पैदा हो रहा था, उसी ने नए शहरों और कस्बों के विकास की नींव रखी। ये शहर सिर्फ राजधानियां नहीं थे, बल्कि ये हुनर और व्यापार के बड़े बड़े केंद्र भी बन गए। तो हमने एक लंबा सफर तय किया। 600 ईसा पूर्व में छोटे राज्यों के उदय से 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना तक। फिर 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप की खोज ने इस पूरे इतिहास को फिर से जिंदा कर दिया। और आखिर में लगभग 600 ईस्वी तक आते आते ये युग समाप्त हो गया। खामोश पत्थरों से लेकर एक जीते जागते इतिहास तक का ये सफर हमें यही दिखाता है कि कैसे हर एक शिलालेख, हर सिक्का और हर कहानी एक बहुत बड़ी पहेली का छोटा सा टुकड़ा है, जो हमें प्राचीन भारत की दुनिया को समझने में मदद करता है। और अंत में एक सवाल, अगर सिर्फ एक इंसान की मेहनत ने एक पूरे साम्राज्य के इतिहास के दरवाजे खोल दिए, तो जरा सोचिए अभी और कितने अनकहे इतिहास, कितनी ही अनसुनी कहानियां अपनी लिपियों के पढ़े जाने का इंतजार कर रही हैं।